नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, दुविधा में मोदी सरकार, अफगानिस्तान पर 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। विरोधी गुट के हमले में तालिबान के 300 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। इंदौर में मुस्लिम चूड़ी वाले को भीड़ ने पीटा, घेराव के बाद हुई FIR। जाति जनगणना को लेकर नीतीश तेजस्वी मोदी से मिले, कदम उठाने की मांग। तीसरी लहर की कोई तैयारी नहीं, बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं नाकाफी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। अफगानिस्तान के मामले में दुविधा में फंसी मोदी सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में विदेश मंत्री S जयशंकर को कदम उठाने के लिए कहा था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही लगातार हालात बदल रहे हैं, मगर भारत सरकार तय नहीं कर पा रही है कि वो तालिबान के साथ किस तरह के रिश्ते रखे। उधर चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान जैसे देश पहले से ही तालिबान के समर्थन में दिख रहे हैं। भारत की ओर से तालिबान को मान्यता देने को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है। भारत सरकार कितनी दुविधा में है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो मोदी सरकार किसी भी मुद्दे पर विपक्षी दलों की राय नहीं लेती है, वो इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करने जा रही है। तो बहुत स्पष्ट है कि इन पिछले 10-15 दिनों में, जब से तालिबान का काबुल पर कब्जा हुआ है, तब से भारत सरकार स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रही कि तालिबान के साथ वो किस तरह के संबंध रखना या नहीं रखना चाहती है। तालिबान, हम सब जानते हैं कि एक कट्टरपंथी आतंकवादी चरित्र वाला गिरोह है, संगठन है, और वो अब सरकार बनाने जा रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि हम इस कट्टरपंथी संगठन के साथ जुड़ें या न जुड़ें, क्योंकि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल गई हैं, समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान तालिबान के साथ खड़े दिख रहे हैं। वो तालिबान से दोस्ती काट रहे हैं और तालिबान को ऐसा लगता है कि उस समर्थन देकर मजबूत भी करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत दूर रहता है, तालिबान से दूरी बरतता है, तो ये उसके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये अगर गठजोड़ बनेगा तो वो जो क्वाड है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी है, वो उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। उससे कोई बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ख़ास तौर से चीन जिस तरह से अफ़गानिस्तान को अपने साथ मिला रहा है, तो ये पूरे इलाके में उसका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अब चुनौती है भारत सरकार के सामने, लेकिन चूंकि ये सरकार विदेश नीति के मामले में डफर साबित हुई है, ज़ीरो साबित हुई है, इसलिए वो ऐसे नाजुक मौक़ों पर असमंजस में फंसी दिख रही है। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि तमाम संभावनाओं पर विचार करके पहले से ही भारत सरकार की एक रणनीति उजागर हो जानी चाहिए थी, उस पर काम करना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान के साथ बातचीत का दौर पिछले 2 सालों से चल रहा है और कई बातचीत के दौर में भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो ये सारा जो भी हमें परिदृश्य दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम अचानक से हुआ है। पृष्ठभूमि में बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन भारत सरकार या तो आंखें मूंदी रही या फिर उसे अमेरिका पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहा, अमेरिका पर वो निर्भर हो गई, इसलिए कोई फैसला नहीं कर पाया। क्योंकि अचानक अमेरिका ने अपनी फ़ौजें बुला ली, हालांकि उसका भी कार्यक्रम था, लेकिन उसके पहले ही उसने बुला ली। अब सवाल उठता है कि अब जब मुसीबत में फंस गई है केंद्र सरकार, मोदी सरकार, तो वो विपक्ष की तरफ देख रही है कि विपक्ष को से मिलकर बातचीत की जाए, और अगर तालिबान से रिश्ते बनाने की बात हो तो विपक्ष पर भी तोहमत मढ़ी जा सके, उसकी जिम्मेदारी उसको अकेले न लेनी पड़े। क्योंकि अगर तालिबान से रिश्ते बनाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा विरोध संघ परिवार की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, और ऐसे में इस कट्टरपंथी संगठन या सरकार के साथ वो सरकार गठजोड़ करती है या रिश्ते बनाती है या सहयोग करती है, तो ये उसके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। तो विपक्ष पर तोहमत लगाकर अपनी चमड़ी बचाने की रणनीति शायद सरकार ने बनाई है।
ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में भारत सरकार ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और वो बेकार न जाए इसलिए भी तालिबान के साथ रिश्ते बनाए रखने की वकालत की जा रही है। तो दुविधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इन दुविधाओं से निकलना पड़ेगा सरकार को और वो अब विपक्ष के सहारे रास्ता ढूंढ रही है। अगली खबर लेते हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे तालिबान लड़ाकों को उनका विरोध कर रहे सेकंड रेजिस्टेंस यानी दूसरे प्रतिरोध के लोगों ने घाटी में दाखिल होने के पहले ही अंदराब घाटी में रोक दिया है और अंतर तक जाने वाले सालंग राजमार्ग को काट दिया है। दोनों गुटों में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, जिसमें तालिबान के लड़ाकों के बड़ी तादाद में मारे जाने और ज़ख्मी होने की खबरें हैं। अफगान मूल की बीबीसी रिपोर्टर याल्दा हकीम ने रिट्वीट करके कहा है कि इस लड़ाई में कम से कम 300 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति और सेकंड रेजिस्टेंस यानी दूसरे प्रतिरोध या नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के नेता अमीरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि इस लड़ाई में तालिबान के बहुत से लड़ाके मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अंदराब घाटी में तालिबान के लोग फंस गए हैं और कई जगहों पर सेकंड रेजिस्टेंस के लोगों ने उन पर धावा बोल दिया है। मालूम हो कि तालिबान को पंजशीर से कड़ी टक्कर मिल रही है। पंजशीर से टक्कर देने वाले अहमद मसूद ने कहा है कि वो तालिबान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मसूद ने अमेरिका से भी मदद मांगी है। वहीं इस बीच तालिबान ने अमेरिका को चिताया है कि वो जल्द से जल्द अपनी सेनाओं को वापस बुला ले। अगर इसमें देरी हुई तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। तालिबान ने इसके लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय कर दी है। तो एक तरफ तालिबान को एक चुनौती मिल रही है पंजशीर घाटी की तरफ से, तमाम लड़ाके वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और जो अफगानी सेना थी उसके भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अब तालिबान के साथ मुकाबला शुरू हो गया है और पहले दौर में उसे ज़बरदस्त चोट भी खानी पड़ी है। तो पंजशीर घाटी जिस पर कभी किसी का कब्ज़ा नहीं हो पाया, कोई सरकार वहाँ अपना नियंत्रण नहीं कर पाई है, तालिबान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये हमें देखना है। कि जो सेकंड रेजिस्टेंस है जिसकी नेतृत्व एक तरह से अहमद मसूद कर रहे हैं, देखना यह है कि वो कितनी तगड़ी लड़ाई कर पाते हैं और उन्हें किन किन देशों से सहयोग मिल रहा है, क्योंकि वो अमेरिका से सहयोग मांग रहे हैं और रूस, चीन, पाकिस्तान वगैरह अब तालिबान को समर्थन सहयोग देते हुए दिख रहे हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, तालिबान ने जिस तरह से अमेरिका को चेतावनी दी है कि अपनी सेनाओं को 31 अगस्त तक वापस बुला ले, तो ये अब अमेरिका को और चिढ़ाने वाली हरकत है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कह चुके हैं कि ज़रूरत पड़ी तो अपने सेना के अफगानिस्तान में रहने की अवधि वो बढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है कि अमेरिकी फ़ौजों से भी तालिबान का टकराव हो जाए, क्योंकि बाइडेन पर भी अंदर से प्रेशर है, अपने अमेरिका में प्रेशर है कि वो जल्दी ना करें और तालिबान को सत्ता पर काबिज होने से रोकें या उसे कमज़ोर करें। तो ये कई तरह की राजनीतिक शक्तियाँ सक्रिय हैं और उसमें तालिबान कैसे अपनी जगह बनाता है, कैसे वहाँ काबिज होता है, कैसे एक समावेशी सरकार बनाता है, बहुत सारे गुटों को साथ ले पाता है या नहीं ले पाता है और कैसे नियंत्रण रख पाता है, ये सारी चीज़ें अगले 15 दिन, महीने भर में शायद थोड़ा और स्पष्ट होंगी। तालिबान की ताकत का भी अंदाज़ा हो जाएगा, तब पता चलेगा कि तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान को चलाना कितना आसान या मुश्किल है। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले एक युवक की भीड़ द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि धन पूछने के बाद मुस्लिम समुदाय के इस युवक को जमकर पीटा गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा थाने का घेराव करने के बाद रविवार देर रात भीड़ के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस के अनुसार तस्लीम नामक युवक के साथ मारपीट की गई है। भीड़ ने आरोप मढ़ा कि चूड़ियाँ बेचने के दौरान तस्लीम ने रविवार को कुछ महिलाओं से छेड़छाड़ की थी। रविवार दोपहर को वो इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ियां बेचने पहुंचा था। सावन मास के समापन और राखी पर्व के मौके पर कई महिलाओं को उसने चूड़ियां पहनाई थी। आरोप है कि फेरी के दौरान युवक को स्थानीय लोगों ने रोका, उसका धर्म पूछा। जब पता लगा कि युवक का नाम तस्लीम है तो उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा है कि वायरल वीडियो के आधार पर 3 लोगों की पहचान की गई है। 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जबकि एक फरार है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि
कि चूड़ी बेचने वाला युवक हिंदू नाम से चूड़ियां बेचा करता था। इस बात का खुलासा रविवार को हुआ। उसके पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक आधार कार्ड हिंदू नाम वाला है, दूसरा मुस्लिम नाम से है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिटाई जायज़ नहीं थी। सभी दोषियों पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के प्रवक्ता अब्बास हफीज़ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज़ ने कहा है कि इस मामले में गृह मंत्री इस्तीफा दें और वो 2 आधार कार्ड की बात कहकर झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए हैं तो हिंदुस्तान में भी तालिबानों की कमी नहीं है। ये जो युवक तस्लीम को पीट रहे थे वो दरअसल तालिबानी मानसिकता से ग्रस्त हैं और पूरे इंदौर ही नहीं पूरे मालवा के क्षेत्र में इस तरह की घटना बारंबार हो रही है। ये जो गृह मंत्री नरेंद्र मिश्रा हैं ये भी उसी मानसिकता के हैं, इसीलिए 2 आधार कार्ड की झूठी बात रच रहे हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये फर्जी नाम से चूड़ियाँ बेच रहा था और इसलिए उसकी पिटाई जायज़ एक तरह से उसको सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। छेड़छाड़ का आरोप लगाकर किसी की भी पिटाई कर देना ये बहाना हो सकता है और बहाना होगा ही, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बार बार हो रही हैं। चूड़ियाँ बेचने वालों में अक्सर आपने पाया होगा कि मुसलमान होते हैं और दूसरे जाति के भी होते हैं, लेकिन धर्म के भी होते हैं, लेकिन मुसलमान भी चूड़ियाँ बेचने का काम करते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, हंसी ठिठोली हो सकती है, बहुत जगह होती है, लेकिन ये बहाना बनाकर पीटने का मामला स्पष्ट तौर पर है और इसको मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार इस तरह की घटनाओं को लगातार संरक्षण दे रही है, इसलिए ये मामले रुक नहीं रहे हैं। पुलिस ने भी FIR तब दर्ज की जब एक समुदाय के लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग थाने का घेराव करने पहुंचे, तब जाकर ये FIR दर्ज हुई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने घेराव किया है अब उनको भी निशाना पुलिस बना रही है, यानी उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करने की तैयारी हो रही है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करना, उन्हें परेशान करना, पीटना, उन पर झूठे मुकदमे करना, ये एक ट्रेंड हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान कर रहे हैं और ये हमें इंदौर में देखने को मिल रहा है। तो जो लोग तालिबान को गालियां बक रहे हैं, कोस रहे हैं, वो ये हिंदुस्तान के तालिबानियों पर भी ज़रा अपने विचार रखें। अगली खबर लेते हैं। जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा है कि PM से मांग की गई है कि इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंडल कमीशन के बाद ही पता चला कि देश में हज़ारों जातियां हैं। उन्होंने कहा कि जब जानवरों, पेड़ पौधों की गिनती होती है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए और जब जनगणना ही नहीं होगी तो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनेगी। विपक्षी दल जो जाति जनगणना की मांग कर ही रहे हैं, बीजेपी के ही गठबंधन सहयोगी और कई बीजेपी सांसद भी इसके पक्ष में हैं। वहीं बीजेपी की ओर से सुशील मोदी ने कहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना की विरोधी नहीं है। तो अब जाकर सुशील मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना की विरोधी नहीं है, जबकि बीजेपी, RSS, पूरा संघ परिवार जातिगत जनगणना के विरोधी रहा है। वो आरक्षण का भी विरोधी रहा है, इस जनगणना का भी विरोधी रहा है। वो ये मानता है कि इससे जातियों के बीच दुराव पैदा होगा, जो जातिगत समरसता उनके हिसाब से है वो छिन्न भिन्न होगी। लेकिन अगर जातियों की संख्या जनगणना नहीं होती है तो हम योजनाएं कैसे बनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, घबराहट बीजेपी में इसकी भी है कि अगर पिछड़ी जातियों की तादाद ज़्यादा निकली तो वो जो 27% की सीलिंग रखी गई है इन जातियों के लिए आरक्षण की, उसको बढ़ाना पड़ सकता है और उससे अगड़ी जातियाँ नाराज़ हो सकती हैं। इसलिए इस बहाने वो जातिगत जनगणना को ही रोक देना चाहती है। तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी और संघ परिवार ये नहीं चाहता है, केंद्र सरकार नहीं चाहती है, लेकिन अब चारों तरफ से दबाव बन रहा है। जो पिछड़ी जाति के पार्टियां हैं, नेता हैं, वो दबाव बना रहे हैं। अब नीतीश कुमार, बिहार के तमाम दल एकजुट हो गए हैं और 11 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल जाकर प्रधानमंत्री से मिला, उनसे कार्रवाई करने की मांग की है। तो केंद्र सरकार पर अब भारी दबाव है और इसी दबाव में सुशील मोदी कह रहे हैं कि
भाजपा कभी भी जातिगत जनगणना का विरोधी नहीं रही है। तो एक बड़ा झूठ उन्होंने बोला है, विरोधी रही है और अभी तक तय नहीं कर पा रही, अन्यथा अभी तक घोषणा कर चुकी होती। लेकिन चुनाव का डर बीजेपी को सता रहा है, इसलिए बहुत जल्दी अगर इस तरह की घोषणा हो जाए तो आप हैरत में मत पड़िएगा। आज की अंतिम खबर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पहले जिस तरह की चेतावनी विशेषज्ञों ने दी थी, अब वैसी ही चेतावनी संभावित तीसरी लहर से पहले दी गई है। इलाज की अपर्याप्त व्यवस्था होने की वजह से पहली लहर में तबाही मची थी। अब विशेषज्ञों ने इस लहर से पहले भी भयावह स्तर की ही अपर्याप्त व्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी NIDM की गठित एक कमेटी ने चेताया है कि तीसरी लहर बस शुरू होने वाली है और ये अक्टूबर में अपने शिखर पर चरम पर पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि ये बच्चों के लिए भी उतनी ही खतरनाक होगी जितनी वयस्कों के लिए। गृह मंत्रालय के निर्देश पर गठित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर, कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस उपकरण आदि की बाल चिकित्सा सुविधाएं बच्चों की बड़ी संख्या की ज़रूरत के अनुसार बिल्कुल भी नाकाफ़ी हैं। इस रिपोर्ट को PMO को सौंप दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सुझाव देने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं कि कोरोना की तीसरी लहर वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी। लेकिन पहले से ही विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा जोखिम में होंगे। हमारी सरकार पिछली लहर के समय भी सोई हुई थी, उसके पहली लहर के पहले भी सोई हुई थी और अब तीसरी लहर का हमला होने जा रहा है। ऐसी आशंकाएं बार बार प्रकट हो रही हैं, घोषणा हो रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, तब भी सरकार में कोई हलचल होती नहीं दिख रही है। सरकार बंदोबस्त करते हुए नहीं दिख रही है जिस तरह के। और अगर बच्चे इसके निशाना बने इस बार कोरोना के, तो उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए उनमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि बच्चे अकेले, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सकता, उनके साथ कोई अभिभावक भी होगा, उनके साथ क्या करेंगे। तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों को लेकर। तो ये इसकी विशेष तैयारी की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और फिर ये आशंकाएं बलवती हो रही हैं कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर गंगा में हमें लाशों को तैरते हुए देखना पड़े, हमें फिर गंगा तट पर रेत में, बालू में बच्चे और बड़ों को दफनाए जाते देखें और गांव-गांव से मौतों की खबर आए। ये बड़ी भयानक स्थिति होगी। लेकिन सरकार को शायद इसको लेकर बहुत संवेदनशील नहीं है, वो अपने में मस्त है, चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और कुछ ठोस उसने अभी तक नहीं किया है। ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कैसे चल रही है। बहरहाल ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।